लेखकों के जितने लम्हे आए हैं उन लम्हों में आज का लम्हा सबसे खूबसूरत है और सबसे मीठा है, क्योंकि मेरे जैसे एक मराठी में पढ़े हुए आदमी का, घर में मारवाड़ी बोलने वाले एक फैमिली का एक मेंबर मुझे आज जिस तरह से नवाजा गया है उर्दू लाइब्रेरी में, वो देख के मेरा दिल भर आया है। और ये मैं इसके लिए शुक्रिया नहीं अदा करूंगा, मेरे ऊपर ये कर्ज रहा है और वो हमेशा मेरे ऊपर रहे, ऐसा मैं चाहता हूँ। अभी ये माले के बारे में क्या कहूँ, आपको सब पता होगा, लेकिन फिर भी मैं कहने पे मजबूर हूँ कि मालेगांव में सबसे पहला उर्दू का मजमुआ शायर हुआ और वो शायर थे अता मालेगावी। इस मालेगांव की इस सरजमीन में उर्दू की खुशबू आज तक क्यों टिकी हुई है और वो बढ़ती जा रही है, वो कैसे हुआ? 1829 में मिर्जा गालिब मालेगांव में आए थे और यहाँ पे 21 दिन रहे। उनके नक्शे पाक की जो खुशबू है वो आज तक मालेगांव में रहती है। मैंने जब वो सुना तो मैं इतना खुश हो गया कि मिर्जा गालिब जो सारी दुनिया को जिन्होंने पागल किया अपने अशारों से, अपनी शायरी से, वो शख्सियत यहाँ पे 21 दिन कयाम करके गई। और शायद वही बात है कि मालेगांव की ये जो मिट्टी है ये कमाल की मिट्टी है जहाँ पे इतने शायर पैदा होते हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि मालेगांव शहर ने उर्दू को जो पनाह दी है, शायद महाराष्ट्र का और कोई शहर नहीं है, कोई भी शहर नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूँ उर्दू के बारे में, तो मुझे ये पता चला कि मालेगांव का ये जो माहौल है, यहाँ जो आदमी सब माहौल है, ये बहुत कमाल का है। और ऐसे गांव में और ऐसे लाइब्रेरी में मुझे नवाजा गया, इससे ज्यादा मेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं कि और कोई कुछ मुझे मिले। अब रही बात उर्दू की, मैंने जैसे कहा कि घर में मारवाड़ी हम बोलते हैं, मेरा एजुकेशन मराठी में हुआ है, उर्दू से मेरा कुछ भी ताल्लुक नहीं था। जैसे बताया गया है कि हिंदी फिल्मों में उर्दू गानों के साथ साथ मुझे उर्दू के बारे में दिलचस्पी हुई, लेकिन इत्तेफाक ऐसे हुआ कि नासिक में मेरे एक दोस्त जो राइटर थे वसंत पोद्दार, उन्होंने गालिब पर एक किताब लिखना चाहा और वो किताब मेरे ही ऑफिस में बैठ के उन्होंने लिखी और मुकम्मल की। उस दौरान उन्होंने गालिब समझ लेने के लिए बहुत से लोगों को बुलाया था। उसमें मालेगांव के शब्बीर आसिफ साहब थे जो गालिब समझाने आते थे। उसके बाद नासिक के शायर थे, तो भिवंडी से आए थे, बम्बई से आए थे, पूना से आए थे। ये इन सब लोगों को मैं सुनता था बैठ के वहां पे चुपचाप एक कोने में, क्योंकि उर्दू से मेरा कोई वास्ता नहीं था। और वो सब देखने के बाद मुझे पता चला कि उर्दू क्या चीज है, उर्दू क्या जुबान है। और उसमें मुझे नासिक में मेरे से 20 साल बड़े थे, वो अभी नहीं रहे, आदमुल्ला साहब, जो उर्दू के नासिक के जो है ना दिल दादा थे उर्दू के, उनका साथ मिला। उन्होंने मुझे उर्दू के राह पे चलना सिखाया। वो हम रोज मिलते थे, मैं कहीं भी बाहर गाँव जाता था, मेरे साथ रहते थे और हम सिर्फ उर्दू की बातें होती थी। इस तरह से नासिक में और भी रज़ाक हमीद साहब थे शायद, वो भी मेरे पास आते थे। मेरी दिलचस्पी देख के मुझे भी वो उर्दू सिखाते थे। मेरे तलफ़ुज़ भी गलत थे, वो भी उन्होंने किए। नासिर शकीब साहब है, गुलाम अहमद जोया साहब है, इन लोगों ने मुझे
बहुत मदद की और मुझे उर्दू कैसे बोलना चाहिए, कैसे समझना चाहिए सिखाया। और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ कि मेरा घर जिसका नाम हमसफर है, जिसमें उर्दू के महफिलें होने लगी। 1 दर्जन किताबें उर्दू की वहाँ पे तय हुई। मैंने मराठी किताब लिखी तो जावेद अंसारी साहब जैसे मेरे बहुत दोस्त है जो उर्दू वाले हैं, उन्होंने कहा कि भुतड़ा साहब ये किताब जो है ना आप उर्दू में बनाइए। तो मैंने तय किया कि ठीक है अभी अपन उर्दू में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मसला था कि मैं तो उर्दू लिखना नहीं जानता हूँ, उर्दू जो स्क्रिप्ट है वो भी मैं लिखना नहीं जानता हूँ। ना तरह से संभाल के रख सकते हैं, कैसे संभालना चाहिए रिश्तों को, क्योंकि छोटी सी बात के ऊपर अगर हम रिश्ता तोड़ देंगे तो शायद जिंदगी भर रोते रहेंगे। तो उसको कैसे निभाना है, कैसे सहना है, ये सब बातें उर्दू ने सिखाई। उर्दू एक लैंग्वेज नहीं है, एक जुबान नहीं है, वो एक तहजीब है। ऐसी तहजीब है कि उर्दू का एक पेड़ लगा दो बस्ती में, उल्टा हुआ, तहजीबों के लाखों फल आएंगे, तहजीबों के लाखों फल आएंगे। उर्दू का एक पेड़ लगा दो बस्ती में। मैंने हमसफर के आंगन में उर्दू का पेड़ लगाया और मेरे घर में तहजीब आई। ऐसी तहजीब आई कि जिन्होंने सारा साहब ने जो देखा अपने आंखों से कि मेरी पूरी फैमिली इस किताब के इजरे में मेरे साथ में थी और फैमिली मेंबर जो है ना उर्दू का दीवाना है मेरे जैसा। मेरी पोती भी शेयर कहती है, मेरा पोता भी। और मेरी जो बड़ी बेटी है वो गायिका भी है, उसने उर्दू में उसने गायन में संगीत अलंकार किया है और वो बहुत अच्छा उर्दू बोलती है, बहुत अच्छी तरह से निजामत करती है। आपने उसको सुना उसने और क्लासिक की। हाँ, तो ये जो चीज है ये उर्दू ने मुझे दी। उर्दू ने मुझे इतना अमीर बनाया है कि मेरे पैसे कुछ भी नहीं उसके सामने। सही बोल रहा हूँ मैं। और मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका मिला उर्दू लाइब्रेरी में। कितना अच्छा और कितना खुशनुमा इत्तेफाक है ये कि उर्दू लाइब्रेरी में ये सब बातें मैं कह सकता हूँ और बड़े अदब से कहता हूँ कि उर्दू जो है वो किस तरह से हमारे जिंदगी में खुशियाँ पैदा करती है। क्योंकि जब गम सहने की ताकत देती है तो खुशियाँ मनाने की भी ताकत देती है। अगर हमारे गम गलत नहीं हुए तो कैसी खुशी होगी? खुशियाँ तभी आती है जब हम गम भूल जाते हैं, जब हम गम सहते हैं। गम सह के भी हम रोते नहीं हैं, ना हम किसी के बारे में गिले शिकवे करते हैं। हम ये समझते हैं कि शायद ये मेरा नसीब होगा कि मुझे सहना पड़ता है। ये मत समझिए कि मैं बहुत खुशहाल जिंदगी जीता हूँ। देखिए, हर आदमी के जिंदगी में गम आते रहते हैं। रंजो गम तो हमेशा की बात है। किसी को कोई भी हो, एक राजा भी रहा तो भी उसको रंजो गम आते हैं। लेकिन इन सब से निपटना, इन सब से बाहर आना, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप 50 साल से वकालत कर रहे हो तो आप बोर नहीं हो गए क्या? तो मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोले इसका राज क्या है? मैंने कहा उर्दू है। तो बोले किस तरह से? तो मुझे एक महफिल में एक ब्रेन स्पेशलिस्ट मिले थे, किसी ने मेरी उनसे पहचान करवा दी कि ये वकील है लेकिन इनको शायरी, गानों से, कथक डांस से, सभी कलाओं से इनको प्यार है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही। बोले आपके पेशे में बहुत से वकीलों को स्ट्रोक आता है, तो उसकी वजह सिर्फ एक है
कि वो सिर्फ वकालत करते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने ब्रेन में एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में दो ब्रेन है। एक जो है ये ज्ञान के लिए है, नॉलेज के लिए है, और दूसरी साइड जो है ना ये फन के लिए है, कला के लिए है, अपने हॉबीज के लिए है। अगर आप ये दोनों का यूज करेंगे तो आपका दिमाग कभी खराब नहीं होगा। तो मैंने उनको कहा, जो लोग मुझे पूछते हैं, मैंने कहा कि उर्दू है, रोज मुझे अलग अलग शेर पढ़ने को मिलते हैं। इतने उर्दू शायरी ने कोई एक बात छोड़ी नहीं जिसके ऊपर शायरों ने लिखा नहीं है। हर चीज पे लिखा है, रिश्तों पे लिखा है, त्योहारों पे लिखा है। कितने लोगों ने तो भगवत गीता जलील मानिकपुरी साहब, उन्होंने भगवत गीता को उर्दू में उनका तर्जुमा किया, इतना अच्छी तरह से किया है। और इतनी सारी बातें उर्दू में आई है कि यहाँ पे भी मुझे पता चला कि मालेगांव में भी संस्कृत और उर्दू, यहाँ पर अरे आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। कितना मुश्किल काम है। और एक बात मुझे याद नहीं है कि इस बॉडी में दिल है, वो कभी उर्दू को मरने नहीं देंगे। आपकी न्यूज है कि मराठी और उर्दू दोनों न्यूज़पेपर्स ने ये जो न्यूज है आज के प्रोग्राम की वो छपवाई है। मैं उन सब लोगों का जिन्होंने ये काम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि मैं शुक्रिया अदा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही छोटी बात हो जाएगी। शुक्रिया अदा करने पर जुबा के बस में नहीं शुक्रिया अदा करना, जुबा के बस में नहीं शुक्रिया अदा करना, समझ में नहीं आता इस तरफ का क्या करना, समझ में नहीं आता इस तरफ का क्या करना। और गालिब के शेर के साथ मैं मेरी तकरीर मुकम्मल करता हूँ कि मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त। मैं उर्दू लाइब्रेरी और आप सभी को बोल रहा हूँ कि मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त में हूँ कि फिर आ भी न सकता।